नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद आइए खबरों की तरफ बढ़ते हैं। अनलॉक 2 की बात करेंगे। सबसे पहले दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों के लिए राहत की कोई खबर नहीं है। पहले की तरह अभी भी दिल्ली यूपी बॉर्डर सील है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए नोएडा प्रशासन सख्त है, कोई राहत देने के मूड में नहीं है। अनलॉक 2 में जिले के लिए जारी नई गाइडलाइंस में धारा 144 को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जस के तस रहेगा। डीएनडी पर आज भी यूपी पुलिस सख्ती के साथ एक गाड़ियों को चेक कर रही है। जिनके पास इजाजत है या जो जरूरी सेवा से जुड़े लोग हैं उन्हें ही नोएडा में एंट्री मिल रही है। बाकी लोगों को नोएडा पुलिस वापस दिल्ली भेज रही है। अनलॉक 2 का आज दूसरा दिन है और आज भी जो दिल्ली से नोएडा के तरफ आने वाले लोग हैं उनके लिए राहत भरी खबर नहीं है। इस समय मैं नोएडा दिल्ली डीएनडी पे हूं और मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो यूपी और दिल्ली का जो बॉर्डर पॉइंट है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज भी जो है यूपी पुलिस के लोगों की तरफ से जो है सख्ती के साथ चेकिंग की जा रही है। जिनके पास है, परमिशन है, जो ज़रूरी सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ उन्हें ही नोएडा में एंट्री दी जा रही है। मतलब अभी भी दिल्ली यूपी बॉर्डर सील है और कहीं पे कोई ढील नहीं दी जा रही है। देखा जाए तो अनलॉक 1 में तमाम जो फैक्ट्री थी, ऑफिस थे, कारखाने थे, सब खुल गए, लोग दफ्तर को जाने लगे। लेकिन देखा जाए तो अभी अनलॉक 2 का भी महीना शुरू हो गया, दूसरा दिन है, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल रही है। जो लोग नोएडा में कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, अगर वह दिल्ली में रहते हैं तो उनके लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि वह नोएडा में कैसे प्रवेश करेंगे। यहाँ पे दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग मौजूद हैं और सख्ती के साथ चेकिंग कर रहे हैं। तो जिनके पास और परमिशन नहीं है उनका नोएडा में एंट्री बहुत ही मुश्किल है और एक बहुत बड़ा चुनौती है। क्योंकि देखा जाए तो अनलॉक 2 में लोगों को उम्मीद थी कि ज़रूर राहत मिलेगी, लेकिन जो जिला प्रशासन की तरफ से नई गाइडलाइन आई है अनलॉक 2 में, उसमें ज़िले में जो है धारा 144 को बढ़ा दिया गया है। 31 जुलाई तक धारा 144 रहेगा। साथ ही जो रात्रि का कर्फ्यू है वो 8 बजे से जो है 6 बजे तक लागू किया गया है। अगर जो इसका पालन नहीं करेगा उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन का ऐसा आदेश है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जिस तरह से कोरोना महामारी में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के नोएडा प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अभी जो लोग दिल्ली में रहते हैं और नोएडा में कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके पास नहीं है तो उनको राहत मिलने वाली नहीं है। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 नोएडा। तो फिलहाल राहत जैसी कोई चीज नजर नहीं आ रही दिल्ली। अगर हम नोएडा बॉर्डर की बात करें, कोरोनिल लॉन्च करने के बाद से ही विवादों में घिरे योग गुरु बाबा रामदेव के समर्थन में अब अखाड़ा परिषद भी उतर आया है। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बाबा रामदेव के आयुर्वेद पर किए गए शोध को सही बताया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि आयुर्वेद हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति रही है और बाबा रामदेव के साथ ही पतंजलि योग पीठ के महामंत्री बालकृष्ण ने अपनी टीम के साथ रिसर्च करके कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर बनाया। उन्होंने कहा है कि बाबा रामदेव द्वारा तैयार की गई दवा पूरी तरह से राष्ट्रहित में है। पूरा संत समाज बाबा रामदेव के साथ खड़ा है। हमारे देश में नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जो बहुत लाभदायक है। ज्ञान की जरूरत है। बाबा रामदेव की पूरी टीम इस पर रिसर्च करती है और उन्होंने जो दवा निकाली है वह अगर लोग सेवन करेंगे तो जहाँ तक मुझे जानकारी लोगों का यही कहना है कि उस शक्ति बढ़ेगी, यानी कोरोना महाबीमारी को झेलने के लिए उनकी शक्ति बढ़ेगी। कुछ लोग राग वश, द्वेष वश, जलन वश, ईर्ष्यावश बाबा रामदेव का विरोध करते हैं, वह उचित नहीं है। लोग अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से आगे बढ़ते हैं, अपने ज्ञान से आगे बढ़ते हैं और अगर वह आगे बढ़ते हैं तो उनका लोगों को साथ देना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। बदायूं के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा खेल सामने आया है। कोरोना संक्रमण के दौरान ड्यूटी कर रहे अवनी परिधि कंपनी के 60 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निकाल दिया गया। इल्जाम ये भी लगे हैं कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन कर्मचारियों को पिछले 11 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। आउटसोर्सिंग के जरिए अवनी परिधि कंपनी के द्वारा लगभग 150 कर्मचारी पूर्व सीएमओ नेमी चंद्र गुप्ता ने लगाए थे, मगर मौजूदा सीएमओ डॉक्टर यशपाल सिंह ने यह कह के कि कर्मचारी ज्यादा हैं, बाहर इन्हें निकाल दिया। कर्मचारियों ने कोरोना काल में अपनी ड्यूटी दी, लेकिन बिना वेतन दिए अचानक इन्हें निकाला गया है, जिसके बाद से तमाम कर्मचारी दर दर भटक रहे हैं। सर, हम लोग लगभग 150 कर्मचारी भर्ती हुए थे आउटसोर्सिंग के द्वारा, अपनी परिधि कंपनी के द्वारा, और जब से हम लगभग 27 माह जो है अपना कार्य करते रहे और जिसमें हमको
3 बार हमको वेतन मानदेय भी प्राप्त हो चुका है 16 महीने का लगभग, और 11 माह से हमको जो है मानदेय नहीं दिया गया है। और जब मानदेय के हमने जो है मांग करी तब हमसे ये कहा गया कि आप लोग काम करिए अपना ईमानदारी से। तो सर हम अपने बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ करके कोविड जैसी महामारी में अपना कार्य करते रहे, और लेकिन हमको मानदेय प्राप्त नहीं हुआ। और मानदेय जब हमने मांगा गया तो उन्होंने ये कहा कि आप सब लोग फर्जी भर्ती हुए हैं। हमारे यहाँ जो कर्मचारी अपनी परिधि के पहले रखे गए थे, वो जितने रिक्त स्वीकृत पद थे उससे ज़्यादा यहाँ भर्ती कर ली गई थी, जिसके बारे में शासन से भी पहले लिखा पढ़त हुई थी। और उसके बाद अब जब से मैंने ज्वाइन किया था उसके बाद भी ये समस्या चली आ रही थी। तो इसमें सब संज्ञान लेते हुए जितनी पत्रावली हमें उपलब्ध हुई उसके अनुसार कार्रवाई करते हुए 60 लोग जो एक्स्ट्रा भर्ती थे उनको कंपनी को लिख दिया गया कि इनकी सेवाएं हमारे यहाँ से जो है वापस ले ली जाए। और अब कोरोना की बात करते हैं। अनलॉक 2 के दूसरे दिन यूपी का ताजा हाल हम आपको बताएंगे। आंकड़े कितने बड़े हैं, क्या कहता है रिकवरी रेट, वो भी हम अपने सहयोगियों से जानते हैं। लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक, कानपुर से लेकर मेरठ तक, यूपी के हर बड़े शहर की जानकारी हम आपको देते हैं। अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से, रामगोपाल हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं और उमेश हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, ताजा रिपोर्ट बताइएगा, ताजा स्थिति क्या है? एक तो सबसे बड़े पहले एक रिपोर्ट शेयर करना चाहूँगा कि मार्च के महीने में जो कुछ 100 से तादाद शुरू नमूनों की जांचों की हुई थी, एक जो लक्ष्य रखा गया था जून 30 तक 25,000 तक, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको पार कर लिया है। यानी कल के दिन 27,000 के करीब नमूनों की जांच हुई है। यानी जो 25 का लक्ष्य है उससे भी 2,000 आगे उत्तर प्रदेश बढ़ गया है और इस महीने के आखिर तक लक्ष्य कम से कम 40,000 तक रखा जाएगा। कोरोना में जो विशेषज्ञ कहते हैं वो सबसे खास और अहम बात यही होती है कि जब तक हम नमूनों की जाँचों की तादाद नहीं बढ़ाएंगे तब तक चीज़ों को डिटेक्ट करने में या पकड़ने में या इस चेन को तोड़ने में हम बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहेंगे। तो ऐसे में पिछले 100 दिनों के भीतर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नमूनों की जांचों की तादाद बढ़ी है, एक तो ये सुखद खबर है, लेकिन साथ ही जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें तमाम लोगों को खुद बहुत बचने की ज़रूरत है। ख़ासतौर से राजधानी लखनऊ की बात करें तो इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो है मई के महीने में लास्ट में जहाँ पर 5 रेड यानी कंटेनमेंट जोन हुआ करते थे वो बढ़ करके 130 से 35 तक पहुँच गए हैं। तो ऐसे में भयावहता और कहीं से गंभीरता कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें, चाहे वो अस्पतालों में चीज़ों को मुहैया कराने की बात हो या नमूनों की जांच की बात हो, वो लगातार बढ़ रही हैं। तो फिलहाल अनलॉक 2 का दूसरा दिन है। लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि चीज़ें और ज़्यादा छूट मिलेगी, लेकिन सरकार ने छूट नहीं दी है। एक हिसाब से जो विशेषज्ञों की राय थी उस हिसाब से कदम बेहतर ही उठाया गया है कि छूट की अगर और ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में जो नमूनों की जांचों की तादाद बढ़ी है वो सुखद है और इस महीने के आखिर तक अगर तादाद बढ़ती है तो शायद उससे और बेहतर स्थिति में हम आ पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी भी है कि बहुत ज़्यादा जांच हो ताकि मामले जिस तरह से भी सामने आए उस हिसाब से स्टेप्स उठाए जाएं। रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, गोरखपुर की स्थिति बताइएगा। गोरखपुर में भी दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ मौजूदा समय में 361 मरीज हो चुके हैं। कल जो है 16 मरीज मिले हैं, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह होगी कि पिछले एक सप्ताह में लगातार 10 से 16-15 मरीज के करीब एक एवरेज निकल के आ रहा है कि इतने मरीज रोज निकल के आ रहे हैं और इसी कारण ये आंकड़ा बड़ी तेजी से पिछले एक सप्ताह में गोरखपुर में बढ़ा है। अगर हम और आंकड़ों की ठीक होने मरीजों की आंकड़ों की बात करें तो वो आंकड़ा यहाँ पे बहुत सही है। 200 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं, 107 ही एक्टिव केस है। इस वक्त मैं एक हॉट स्पॉट एरिया के सामने ही खड़ा हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो है ये डीआईजी बंगला है, यहीं पे अधिकारियों का निवास है, जजेस कंपाउंड है और यहीं पे एक व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव पीड़ित मिलता है, जिसके बाद इस पूरे एरिया को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। अब इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ जो जरूरी सेवाएं हैं उन्हीं को लागू किया गया है। पूरे इसको देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस के जवान लगातार यहाँ पे खड़े हुए हैं, किसी को भी ये बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, साथ ही किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे। और इस तरीके के शहर में करीब पूरे गोरखपुर जिले में 100 ऐसी जगह है जहां पे हॉट स्पॉट घोषित किया गया है और उस पूरे इलाके को इस तरीके से सील कर दिया गया है। अब जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि किस तरीके से इस चेन को तोड़ा जाए। अनलॉक 2 की स्थिति की अगर हम बात करें तो अनलॉक 2 में लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पे भीड़ की स्थिति बनी हुई है। लोग जो है वो समझने को तैयार नहीं होने हैं। जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक इस
चेन को तोड़ा नहीं जा सकता है। हालांकि जांच की अगर हम बात करें तो जांच लगातार बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर के बढ़ रहे हैं। कल सिर्फ 24 घंटे में 350 से अधिक जांचें सिर्फ गोरखपुर की हुई हैं। तो जांचें भी चल रही हैं, प्रशासन की तरफ से इंतजाम भी चल रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो कुछ लापरवाही जरूर बरत रहे हैं। लोगों को इस बात को समझना भी होगा। हम लगातार बढ़ते आंकड़े देख रहे हैं। लोग चाहते हैं कि उन्हें पूरी आजादी मिल जाए। अगर आजादी मिल जाएगी तो आप सोचिए कि आंकड़े जिस तेजी से बढ़ रहे हैं फिर क्या स्थिति हो जाएगी। इसी वजह से कहा जाता है कि जब तक जरूरी ना हो आप बाहर मत निकलिए, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। उमेश हमारे साथ हैं। उमेश, आज से एक नई पहल शुरू हो रही है मेरठ के लिए, घर घर जाकर टेस्ट भी होगा। ये पूरा प्रोग्राम बताइएगा और ग्राउंड पर जो रियलिटी है फिलहाल जो अपडेट्स हैं वो भी। जी हाँ, देखिए जीनत जी, मेरठ मंडल में आज से घर घर जाकर कोरोना संदिग्धों की पहचान का अभियान शुरू होगा। तकरीबन 1400 टीमें आज अकेले मेरठ में लगाई गई हैं और समूचे मंडल में यह अभियान शुरू हो रहा है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत में यह अभियान शुरू होगा और स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाएगी, गांव गांव जाएगी, गली गली जाएगी, मोहल्ले मोहल्ले जाएगी और हर घर का दरवाज़ा खटखटाएगी और पूछेगी कि क्या उनके यहाँ कोई सिम्टोमेटिक तो नहीं है, किसी को खांसी तो नहीं है, किसी को सांस की बीमारी तो नहीं है, कोई गंभीर रोगी तो नहीं है। ये हर घर का दरवाज़ा आज हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम खटखटाएगी। तो निश्चित तौर पर आज की सबसे बड़ी खबर यही रहेगी कि आज से कोरोना संदिग्धों की पहचान का महाअभियान शुरू हो रहा है। 2 जुलाई से यह अभियान शुरू हो रहा है और आगामी 12 जुलाई तक ये अभियान चलता रहेगा। कुछ देर पहले हमारी सीएमओ से बात हो रही थी तो वो इसी की तैयारी कर रहे थे और कुछ ही देर में डोर टू डोर यह इंस्पेक्शन शुरू हो जाएगा। दूसरी बड़ी खबर जो यहाँ से मेरठ से रहेगी, सबसे पहले हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं। मेरठ में बीते 24 घंटे के दौरान तकरीबन 13 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इन 13 नए केसेस के साथ मेरठ में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1011 हो गया है और कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा यहाँ अब तक 70 है। इसके अलावा तकरीबन 701 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जो बेहद सुखद बात है। इसके अलावा अभी यहाँ पर कुल तकरीबन 247 एक्टिव केसेस रह गए हैं। जहाँ तक अनलॉक 2 की बात है, मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मैं इस वक्त एक चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ। ये तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरह के लोगों का ये हुजूम उमड़ता है और रोज़ाना ऐसे ही भीड़ देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री ने भी अनलॉक 1 के दौरान जिस तरह से लापरवाही हुई है उसको लेकर चिंता जताई है, लेकिन बावजूद इसके लोग अभी मानने को राजी नहीं हैं। कई लोग ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं इनफैक्ट, जो मास्क लगाकर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि एक बड़ा वर्ग है जो इस बात का ख्याल रख रहा है, मास्क लगाकर निकल रहा है, हाथ को साबुन से धो रहा है और ये जो फॉर्मूला TTT का है, ये फॉर्मूला यकीनन सभी को अपनाना चाहिए और इसी फॉर्मूले पर अगर हम चलेंगे तो यकीनन कोरोना को मात दे पाएंगे। ये तो एक चौराहे का मामला है, लेकिन जो बाजारों का हाल है वो इससे भी बुरा है। मेरठ के घंटाघर इलाके का मैं जायजा ले रहा था तो वहाँ जिसको देखो वही बिना मास्क के चला आ रहा है। दुकानें भी खुली हुई हैं, दुकानदार भी बिना मास्क के सामान बेच रहे हैं, जो बेहद चिंता का विषय है। जी ना, बिल्कुल चिंता की बात है और बार बार इसी वजह से हम अपडेट्स के जरिए आपको अवेयर भी करने की कोशिश करते हैं। अलाउद्दीन हमारे साथ हैं। अलाउद्दीन, जिस तरह की अभी आपने रामगोपाल को भी सुना, उमेश को भी सुना, आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी। अब बहुत ज्यादा रियायत दी जाए, लोग इस तरह का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। सख्ती की लगता है और ज्यादा जरूरत है क्योंकि आंकड़े उसी तेजी से बढ़ रहे हैं। आप टेस्टिंग को लेकर बताइएगा, गवर्नमेंट के और क्या प्लान्स हैं आगे, किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन, क्योंकि टेस्टिंग बढ़ानी उतनी ही जरूरी है और स्टिकनेस भी जरूरी है। अब ये तस्वीरें देखने के बाद तो यही लगता है। देखिए, 2 सूरतें बड़ी अहम है कोविड में। सबसे पहले नमूनों की जांच। अब वो जांच का दायरा काफ़ी बढ़ चुका है और ख़ास तौर से अगर इसमें पूल टेस्टिंग भी आप शामिल कर लेंगे तो जो दायरा करीब 40,000 के लगभग एक दिन में पहुंच जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 8 लाख जांचें अब तक हो चुकी हैं। सबसे अहम बात दूसरी जो श्रेणी की आती है कि आखिर हम कोविड फर्स्ट और सेकंड के जो हॉस्पिटल हैं उसमें तैयार कितना है। कोविड फर्स्ट का मतलब हुआ कि जिन बिना लक्षण वाले जो लोग हैं उनको कहाँ हमको भर्ती करना है, लक्षण वालों को कहाँ भर्ती करना है, फिर जिन लोगों की हालत ज़्यादा ख़राब है उनको कहाँ भर्ती करना है। तो इस मामले में उत्तर प्रदेश ने पिछले 100 दिनों के भीतर
बड़ी तैयारी कर ली है, बेडों की तादाद बढ़ा ली है। इवन अगर आप राजधानी लखनऊ की बात करेंगी तो बमुश्किल यहाँ पर 20% बेड ही फुल हुए हैं, 80% अभी भी खाली चल रहे हैं। तो इस मसले को लेकर के भी ज़मीन पर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जो विशेषज्ञ कह रहे थे कि जून के आखिरी महीने में और जुलाई के महीने में हमारे सामने परेशानियाँ ज़्यादा आएंगी। तो अगर ये परेशानी बढ़ जाती है, इन बेडों में तादाद लोगों की बढ़ जाती है, लोगों को आइसोलेट किया जाता है, उसके बाद हालात ख़राब होंगे। फिर जो तमाम लोग बहुत खुले होकर के और बहुत खुले मन से टहल रहे हैं, अब ये समझ में आएगा कि आखिर उनके सामने परेशानियां और दिक्कतें किस तरह की आएंगी। हालांकि अभी हमारे पास बेड और नमूने तमाम चीज़ें बदस्तूर हैं, लेकिन जुलाई का महीना बेहद अहम है। अगर तादाद बढ़ती है, कोविड 1, 2, 3 और 4 लेवल के हॉस्पिटल में अगर मरीजों की तादाद बढ़ती है तो ऐसे में हालात ख़राब होंगे। फिर हालात ऐसे बनेंगे कि शायद एक साथ जिस तरह से हम विदेशों में लगातार देखते रहे कि 10,000 लोगों को एक जगह क्वारंटीन कर दिया गया या फिर मिलिट्री अस्पताल में शिफ्ट किया गया, इस तरह के हालात फिर बन सकते हैं। कुल मिलाकर के ये वक्त बहुत नाजुक चल रहा है। बहुत ज़रूरी हो तभी लोगों को निकलना चाहिए। ये तमाशे का या फिर मनोवैज्ञानिक उनको इंटरटेनमेंट का कोई गेम अभी फिलहाल नहीं चल रहा है। इसकी भयावहता ऐसे समझिए, ये बात समझनी होगी। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको अमित जी मेरी? तो मेरा सवाल यह है कि कानपुर की ताज़ा स्थिति भी बताइएगा। और अलाउद्दीन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि ये तमाशे का वक्त नहीं, लोगों को ये बात समझनी होगी। आज का ही एक आंकड़ा मैं बता देती हूँ, अमेरिका का जिक्र कर लेते हैं। 24 घंटे में 52,000 केस सामने आए हैं। 52,000 लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो देखिए 18,000, 19,000, 20,000 इससे नीचे हो ही नहीं रहा है। किसी दिन 400, 500 डेथ्स हो रही हैं, फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा। देखिए जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा अब गंभीर विषय होता जा रहा है। सरकार इसके लिए तत्पर है कि लोग स्वस्थ हों। लोग समझ नहीं रहे हैं। सरकार चाहती है कि गाइडलाइंस का पालन हो, लोग समझ नहीं रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आह्वान किया जा रहा है, लोग समझ नहीं रहे हैं। 3 सवारियाँ बाइक्स पर घूम रही है, जबकि 2 भी मुश्किल से होनी चाहिए अगर कोई ज़रूरी काम हो। अब ट्रिपलिंग और 4 सवारियाँ। अब पुलिस के कांस्टेबल्स, पुलिस की जो वर्किंग कमेटी है वो किनारे हट चुकी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पहले तो यहाँ का सामने का या कहीं का भी एक दृश्य दिखाने की कोशिश करें जहाँ तक है लोग बेवजह सड़कों पर हैं, क्योंकि आज इस एरिया का मार्केट ऑफ है। कई शटर्स देखिए बंद दिखेंगे। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ थोड़ा टर्न करके दिखाएं, ये पूरी बाजार आज बंद है। यहाँ यानी शॉप्स जब बंद हैं तो निकलने का, पैसेज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोगों के आवागमन निरंतर जारी है। लोग कुछ मास्क लगाएं, कुछ ने अपना मुंह और गले को एक कर दिया है। अगर आप रिक्शे को देखें, सामने देखें रिक्शे चले, साइकिल चले आ रहे हैं, मास्क इस सिर्फ पुलिस के डर से है। मतलब बीमारी ना फैले उसका कोई चिंता नहीं। अगर ताज़ा अपडेट की बात जीनत आपको बताऊं तो 24 घंटे में 2 मौतें हो चुकी हैं। आंकड़ों की बात करें तो 24 पेशेंट्स आ चुके हैं। और इसके अलावा चाहे काशीराम ट्रामा सेंटर की बात की जाए, उर्सला की बात करें, हेलट की बात करें, या हम और रमा कॉलेज की बात करें, तमाम कॉलेजेस, तमाम जहां बेड्स बनाए गए हैं एक एक करके फुल होते जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ठीक होके भी गए हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स इस प्रकार से काम कर रहे हैं। कल 39 लोग ठीक होके गए, लेकिन उसी रेशियो में चीज़ें बढ़ के आ रही हैं। टेस्ट प्रॉपरली नहीं हो पा रहे हैं। जीनत जी, मैं आपके माध्यम से करोड़ों दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कानपुर का स्वास्थ्य महकमा टेस्ट प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, जिसका ये फायदा है कि जहाँ टेस्ट निःशुल्क होने चाहिए कानपुर की लैब में, उसका दूसरे लैब वाले फायदा उठा रहे हैं। कानपुर के हेलट अस्पताल के सामने जो लैब्स जिनको परमिशन मिली है, कोई 2800, कोई 2500, कोई 2300, यानी कोई रेट ऐसा सच नहीं, जबकि एक प्रिस्क्राइब था कि 2,000 रुपये लिया जाएगा। उनका कहना है हम V0 के थ्रू कर रहे हैं, हम 45 मिनट्स में 90 मिनट्स में इसकी रिपोर्ट दे रहे हैं। दूसरी जगह आदमी को 2 दिन तक रुकना पड़ रहा है, तो आदमी की इस मजबूरी का भी अब लैब वाले फायदा उठा रहे हैं। जी जीनत, बिल्कुल, बहुत लोग मजबूर हैं, बहुत सारे लोग शरारत कर रहे हैं और प्रशासन की लापरवाहियां कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा, कई जगहों पर प्रशासन जिम्मेदारी भी निभा रहा है। बहुत शुक्रिया आप चारों का ताजा अपडेट्स देने के लिए। कुल मिलाकर आप लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मांगा है। पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है और इन्हीं 12 क्लस्टर में 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। हर ट्रेन कम से कम 16 डिब्बे की होगी और ये ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इन ट्रेनों का रोलिंग स्टॉक निजी कंपनी खरीदेगी, मेंटेनेंस उसी का होगा। रेलवे सिर्फ ड्राइवर और गार्ड देगा। शुरुआत में इस काम के लिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य 30,000 करोड़ रुपए रखा गया है। ये भारतीय रेलवे नेटवर्क पर पैसेंजर ट्रेनों को चलाने के लिए निजी निवेश की पहली पहल है। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।